दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। दिव्यांगजन के लिए अमेज़न से होगी शॉपिंग आसान, अमेज़न की आ रही जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी। चीन के एक अध्यापक ने दी बच्ची को सजा, बच्ची उम्र भर के लिए दिव्यांग। तमिलनाडु के एक बेसहारा दिव्यांग को कुछ समय पहले मिली डीमोनेटाइजेशन की खबर। बिहार विकलांग अधिकार मंच ने उठाई आवाज, विकलांगों की जाए जनगणना। दिव्यांगजन के लिए विकसित की जा रही नई राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनेंगे अर्ली डिटेक्शन सेंटर, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स और डेडिकेटेड स्पोर्ट्स सेंटर्स। आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में केवल 20,000 दिव्यांगजनों को किया गया वैक्सीनेट। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। तो सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ, और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा, क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफ़ो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौरी कुबेर। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का।
आइए सुनते हैं खबरें कुछ विस्तार से। शारीरिक विकलांगता को मजबूरी न बनाए विकलांगजन। दोस्तों, कन्नौज नगर के मोहल्ला बनवारी नगर स्थित SBVS सभागार में दिव्यांग सेना का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके दौरान दिव्यांग सेना गठन के साथ नव मनोनीत पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिवाकर श्रीवास्तव ने कहा कि ईश्वर ने सभी को अतिरिक्त क्षमताएं दी हैं। आपको बस अपने आप को पहचानना है। शारीरिक विकलांगता को मजबूरी न बनाएं। जिलाध्यक्ष गुड्डू ने बताया कि प्रत्येक बुधवार और रविवार की सुबह 8 से 10 बजे तक गौरव त्रिपाठी अमर एडवोकेट द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क विविध सेवाएं दी जाएंगी। इस दौरान नगर अध्यक्ष कन्हैया, महामंत्री बजेंद्र, सुनील, सचिव अशरफ, तहसील अध्यक्षा शिखा के अलावा हरिशंकर, रूबी, कोमल, सोमवती, रितेश, मीरा, शालिग्राम, राधा, सुंदर सिंह, बादाम सिंह, पुरेंद्र, अनुराग, अखिलेश व राहुल को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। दिव्यांगों की जाए जनगणना। दोस्तों, बिहार विकलांग अधिकार मंच ने जातीय जनगणना से पहले विकलांगजनों की जनगणना करने की मांग की है। इस मंच द्वारा 7 मांगों को लेकर हिंदी साहित्य सम्मेलन के परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन रविवार को आयोजित किया गया। बिहार विकलांग अधिकार मंच के साथ साथ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, मंच के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के प्रस्तावित जातीय जनगणना से पूर्व दिव्यांग जनों की जनगणना की जानी चाहिए। बिहार में दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्रों के लिए कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए। राज्य सामाजिक सुरक्षा निःशक्तता पेंशन की राशि 400 मासिक से बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपए प्रतिमाह की जाए। इस मौके पर बिहार नेत्रहीन परिषद के साथ कोर कमेटी संस्थापक महासचिव डॉक्टर नवल किशोर शर्मा, मंच के राज्य सचिव राकेश कुमार और दिव्यांग विकास मंच की अध्यक्षा विभा कुमारी भी मौजूद थी। अगर आप विद्यार्थी हैं या प्रोफेसर हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां आपको इमीडिएटली नोट्स लेने की आवश्यकता होती है, तो नैब दिल्ली आपके लिए इस शनिवार एक वेबिनार आयोजित कर रहा है अपने YouTube चैनल पर लाइव, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की नोट टेकिंग एप्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट नोट्स, गूगल कीप्स वगैरह का जिक्र किया जाएगा, जो कि गूगल एंड्रॉयड, विंडोज़ और iOS के लिए अवेलेबल हैं। तो इस वेबिनार को एंजॉय करने के लिए आप नैब दिल्ली का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस शनिवार लाइव शाम 4 बजे से इस वेबिनार का लुत्फ उठाएं। कोरोना महामारी ने देश में, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दुनिया में हर क्षेत्र को प्रभावित किया। रेडियो उड़ान की ओर से उड़ान आइडल सीजन 3 का आयोजन 2019 में किया गया था, जिसके 3 राउंड्स ऑनलाइन करवाए गए। चौथा राउंड और 5वां राउंड, जो कि लाइव अक्सर हुआ करता है, भोपाल में आयोजित किया जाना था, जो कि कोरोना महामारी से प्रभावित हुआ। लेकिन इस बार एक बार फिर 2022 में, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जनवरी 2022 में रेडियो उड़ान फिर से प्रयासरत है उड़ान आइडल सीजन 3 का फाइनल राउंड और कन्वेंशन आयोजित करने में। रेडियो उड़ान की ओर से आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक आमंत्रण है। 22 व 23 जनवरी को रेडियो उड़ान की ओर से उड़ान आइडल फाइनल्स और कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बहुत से रंगारंग कार्यक्रम व मोटिवेशनल चीजें और बहुत सी लाभकारी चीजें शामिल की जाती हैं। तो आप इस प्रोग्राम को एंजॉय जरूर कीजिएगा। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल रहेगा। तो इसके लिए आप रेडियो उड़ान का YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आंकड़ों के अनुसार केवल 20,000 विकलांगजनों को महाराष्ट्र में दी गई है वैक्सीन। दोस्तों, केवल 20,000 विकलांगजनों को महाराष्ट्र स्टेट में वैक्सीनेट किया गया है। ये आंकड़े पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स ने जाहिर किए हैं। दोस्तों, जब विकलांगजन वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तब केंद्र सरकार ने घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने की स्कीम चलाई। इसके लिए स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर के ऑफिस से डेटा एकत्रित किया गया, जिससे पता चला कि महाराष्ट्र राज्य में लगभग 29 लाख विकलांग व्यक्ति है।
और ये आंकड़े 2011 के सेंसस से हैं। डिसेबिलिटी कमिश्नर के ऑफिस से आ रहे आंकड़ों को माने तो अब ये आंकड़ा 35 लाख तक पहुंच चुका है। स्टेट पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि लगभग 22,901 विकलांगजनों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन ये आंकड़े काफी कम हो सकते हैं क्योंकि कोविन ऐप में विकलांगजनों के लिए अलग कोई कैटेगरी नहीं है, इसीलिए इन आंकड़ों की जांच भी नहीं की जा सकती। राज्य के कुल पॉपुलेशन से कंपेयर करने पर पाया गया कि विकलांगजनों की संख्या अगर सेंसस से कंपेयर करे तो लगभग 2.5% है, जो अब बढ़ के 3.5% होने का अंदाजा है। राज्य में टीका लेने वाले विकलांगजनों की कुल संख्या रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों से काफी ज्यादा हो सकती है। राज्य के निःशक्तता आयुक्त ओम प्रकाश देशमुख ने कहा है कि सही आंकड़ों की जांच करने के लिए काम चल रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जांच कर रहा है। साथ ही एक्टिविस्ट रफीक खान ने कहा है कि इससे जुड़े सही आंकड़ों का आकलन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इंटरनेट पर कुछ दिनों से वायरल हो रहे एक वीडियो के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंटरनेट दिलचस्प कहानियों और वीडियो से भरा हुआ है। ये कहानियां अक्सर हमारे दिल को छू जाती है। अक्सर कोई ना कोई वीडियो हमें खुशियां और इमोशंस से भर देता है। इंटरनेट पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ऐसा ही एक वीडियो है जो हमारे दिल को आसानी से छू जाता है। ये वीडियो हमें सुखद भावनाओं का अनुभव कराता है। आप इस वीडियो में अनु नामक एक विशेष रूप से विकलांग फल विक्रेता की कहानी देख सकते हैं। ये वीडियो एक सुंदर और सुरम्य हिल स्टेशन पर बनाया गया है, जहां पर यूट्यूबर टेड कुचॉक घूमने गए थे। उन्होंने सड़क के किनारे बैठे एक फल विक्रेता को देखा और उसके साथ अपना अनुभव डॉक्यूमेंट किया। इस वीडियो में टेड कुचॉक सबसे पहले फल विक्रेता के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति विशेष रूप से विकलांग है। उसके व्यवसाय के बारे में पूछने पर वो बताता है कि वो संतरे बेचता है क्योंकि उसकी माँ घर पर बीमार है। उसका ये भी कहना है कि महामारी की वजह से पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आ गई है। इसके चलते अन्नू की कमाई पर सीधा असर हो रहा है। अन्नू के सामने आने वाली कई चुनौतियों के बावजूद वो अपनी मुस्कान बनाए रखता है और कमाई करने की पूरी कोशिश करता है। उसने वीडियो में बड़े ही मासूम तरीके से टेड कुचॉक से पूछ लिया कि क्या वो सारे संतरे खरीदने में इंटरेस्टेड है। टेड कुचॉक ने भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर सारे फल खरीदते हुए अन्नू की मदद की है। दोस्तों, जब ये वीडियो अपलोड किया गया था, इसे इंस्टेंटली 13 लाख से भी ज्यादा बार देखा गया और इसे लगभग 90,000 कमेंट्स मिले। आज भी इसके व्यूज बढ़ रहे हैं। इस बात के लिए टेड की कई लोगों ने सराहना की है। राह चलते हुए गरीब फल विक्रेताओं से बातचीत करना, उनके काम और उनकी मुस्कान को समझना, ये वास्तव में कईयों के दिल को छू गया। आ रही है अमेज़न की जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी, जिससे विकलांगजनों के लिए अमेज़न स्टोर से होगी शॉपिंग आसान। दोस्तों, अमेज़न की जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी है खरीदारी करने का एक नया तरीका। आप गो अमेज़न ग्रोसरी स्टोर में प्रवेश करने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आप स्टोर से अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। बस मनचाही चीज उठाइए और वो ऑटोमेटिकली आपके बिल में जोड़ दी जाएगी। ना चाहिए होने पर वो चीज आप वापस रख दें। आपके ऐप पर बिल में से वो चीज घटा दी जाएगी। एक और खास बात, आपको पूरा सामान लेने के बाद बिल के लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं। आप जब अपने मोबाइल के जरिए स्टोर से चेकआउट करेंगे, बिल अपने आप ही बन जाएगा। फ्रेंड्स, ये नई टेक्निक कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग एल्गोरिदम और सेंसर फ्यूजन का उपयोग करके बनाई गई है। इसके लिए आपको अमेज़न ऐप में QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। जब आप स्टोर में प्रवेश करेंगे,
तब आपको केवल QR कोड को स्कैन करने की आवश्यकता होगी और फोन स्वचालित रूप से उत्पाद को अपने कार्ट में मूल्य के नाम, आकार इत्यादि जैसे सभी विवरणों के साथ जोड़ देगा। खरीदारी करने के बाद उपयोगकर्ता बिना किसी परेशानी के दुकान से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अमेज़न का बनाया ये नया ऐप खरीदारी का भविष्य बदल के रख देगा। अब तक तो अमेज़न ने इसे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने अमेज़न गो और अमेज़न गो किराना स्टोर और वेस्ट लंदन में अमेज़न फ्रेश स्टोर पर इसकी पेशकश की है। हालांकि शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल में इसके 22 स्थान अब खुल चुके हैं। आपको अपनी हथेली को स्कैन करने के लिए अमेज़न वन का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने अमेज़न खाते से जुड़ा क्रेडिट या डेबिट कार्ड डालना होगा। एक बार स्टोर के अंदर जाने के बाद आप अपनी मनचाही चीज उसकी जगह से जब उठाएंगे तो वो अपने आप ही आपके बिल में जुड़ जाएगी। इसे वापस इसकी जगह रखने पर आपके बिल से इसको घटा भी दिया जाएगा। ये एक स्वचालित तरीके का वर्चुअल कार्ट है। दोस्तों, ये ठीक ऐसा ही है जैसे आप आसानी से किसी स्टोर के अंदर जाए, मनचाही कोई भी चीज उठाएं और इसे लेकर बस अपने घर चल दें और बाकी सारे तकनीकी काम आपका फोन करेगा। यही खरीदारी का नया भविष्य है। दोस्तों, रिटेल का भविष्य तेजी से बदल रहा है। इस तरीके का पहला ही अनुभव जो आप चाहते थे, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बाजार में आने का इंतजार कर रही है। ये विचार रिसर्च में कुछ समय पहले से ही चल रहा है। अमेज़न की नई जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी के साथ अब ये एक वास्तविकता बन रहा है। दोस्तों, आप ये सोच ही रहे होंगे कि ये टेक्निक विकलांग समुदाय की मदद कैसे कर सकती है। अमेज़न जस्ट वॉकआउट टेक्निक विकलांग समुदाय के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। ये ग्राहकों को बिना किसी मैनुअल मदद के एक एक्चुअल स्टोर में खरीदारी करने की अनुमति देता है। तकनीक स्मार्टफोन ऐप और उनके अमेज़न खाते से जुड़कर QR कोड का उपयोग करके काम करती है। इस तकनीक की मदद से कोई भी कम से कम शारीरिक कष्ट उठाकर एक बेहतरीन खरीदारी का अनुभव कर सकेंगे। बिना किसी मैनुअल मदद के और एक्यूरेट बिलिंग के साथ ये टेक्नोलॉजी विकलांग ग्राहकों को भी एक नया अनुभव प्रदान करेगी। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा।
एक हाथ से विकलांग लड़का बन चुका है मिसाल अपने परिवारजन और दोस्तों के लिए। दोस्तों, ये कहानी है 27 साल के तजिंदर मेहरा की। उनका जन्म दिल्ली के उत्तर नगर के एक परिवार में हुआ था। उनके जन्म पर माता पिता खुश होने की बजाय दुखी हो गए थे, क्योंकि उनके बेटे का एक हाथ था ही नहीं। इस वजह से केवल 20,000 रुपए के लिए माता पिता ने तजिंदर को एक किन्नर को बेचने का सौदा कर लिया। मासूम तजिंदर 20,000 में बिकने के बाद किन्नर के हाथों पहुंचने ही वाला था। उसी दिन उनकी बुआ मसीहा बनकर वहां पहुंच गई। बुआ ने छोटे से तजिंदर को अपने हाथों से जाने देने की बजाय उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। जिस बेटे से माँ बाप ने मुंह छुड़ा लिया, आज उसकी जिंदगी उन लोगों के लिए मिसाल है जो हार मान जाते हैं। जो लोग विकलांगता की वजह से खुद को कम आंकते हैं, वो तजिंदर की कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। एक हाथ ना होने के बावजूद तजिंदर मेहरा ने वो कर दिखाया है जो कई सामान्य लड़के नहीं कर पाते। एक जाना माना न्यूज माध्यम वन इंडिया हिंदी से बातचीत करते हुए तजिंदर मेहता ने बताया कि किन्नरों के हाथों बिकने से बचने, बुआ के घर रहने और जिम ट्रेनर बॉडी बिल्डर बनने में उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ी। लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझने और अब तक खुद की जिम खोलने का प्रयास करने की पूरी कहानी उन्होंने वन इंडिया हिंदी माध्यम से शेयर की। वर्तमान में तजिंदर मेहरा की पहचान दिल्ली के नामी बॉडी बिल्डरों और बेहतरीन जिम ट्रेनर्स के रूप में है। तजिंदर बताते हैं कि उनके लिए बुआ प्रीति और फूफा ओम प्रकाश ही माता पिता है। एक हाथ के साथ जन्म हुआ तो रियल माता पिता को खुशी नहीं हुई। उन्होंने मुझे बोझ समझा, इसीलिए मुझे किन्नरों को 20,000 रुपए में बेचा गया। मुझे घर से बाहर फेंक दिया था। तजिंदर जब 2 महीने के थे तो परिजन इन्हें किन्नर को बेचना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के मोतीनगर कर्मपुरा में रहने वाली बुआ प्रीति ने तजिंदर को बचा लिया और अपने भाई राजकुमार के घर से तजिंदर को अपने घर ले आई। तजिंदर बताते हैं कि एक हाथ ना होने के कारण बचपन में कई जगह उनका मजाक उड़ाया जाता था। जैसे तैसे 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने पास की। उसी दौरान उन्हें कसरत का शौक लग गया। वे घर पर ही कसरत करते थे। इसके बाद उन्होंने मोतीनगर की एक सरकारी जिम ज्वाइन की। वहां ट्रेनर नहीं था, खुद ही एक्सरसाइज करते थे। फिर एक रोज दिनेश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, जो पी एकेडमी नाम से प्राइवेट जिम का संचालन करते थे। साल 2009 में दिनेश कुमार की जिम पी एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उनकी फीस और डाइट पर होने वाला अतिरिक्त खर्चा दिनेश कुमार की मदद से ही चलता था। उनकी फीस माफ की गई, डाइट का खर्चा भी उठाया गया। इसके साथ ही तजिंदर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। फलस्वरूप साल 2016 में बनारस में आयोजित नॉर्थ इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर तजिंदर तीसरे स्थान पर रहे। फिर दिल्ली फाउंडेशन खेलों में भी वहां वे 2 बार दूसरे स्थान पर रहे। कोरोना महामारी के कारण 2020 में देश भर में लॉकडाउन लग गया। जिम्स पूरी तरह से बंद हो गए। इनकम का भी कोई जरिया नहीं रहा। लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिलते ही तजिंदर ने कर्मपुरा में नॉनवेज का ठेला लगाना शुरू कर दिया, मगर उसे भी पुलिस वालों ने चलने नहीं दिया। तजिंदर कहते हैं कि भले ही उनका एक हाथ नहीं है, मगर वे बेहतरीन जिम ट्रेनर हैं। कई मौकों पर वो खुद को साबित कर चुके हैं। वे आगे बताते हैं, मैं खुद की जिम खोलना चाहता हूँ, मगर आर्थिक तंगी राह में रोड़ा बन रही है। मैं बैंक लोन के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कई लोग मेरी मदद करने को तैयार है। उम्मीद है खुद की जिम का सपना जल्द ही पूरा कर सकूंगा। चीन में एक बच्ची को टीचर ने दी सजा। बच्ची उम्र भर के लिए हो गई विकलांग। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में अध्यापक को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ हम जिस अध्यापिका की बात कर रहे हैं वो इतनी पत्थर दिल हो गई कि उसकी वजह से छात्रा जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। दोस्तों, दरअसल ये मामला चीन के एक स्कूल का है, जहां एक बच्ची क्लास में टीचर से छुपकर कुछ खा रही थी।
ये खबर भी है कि वो खाने में कुछ ऐसा लाई थी जिसे स्कूल में लाने की अनुमति नहीं थी, जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे खाने पीने की चीजों में अक्सर ऐसा कर देते हैं। लेकिन अचानक ही वो बच्ची टीचर के नजरों में आ गई। अध्यापिका ने जैसे ही बच्ची को क्लास में खाना खाते हुए देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर क्या था, अध्यापिका ने सजा के तौर पर बच्ची से सैकड़ों बार उठक बैठक लगवाए। दरअसल शिक्षिका को उस बच्ची के बेंच पर कुछ नाश्ता मिला। पूछने पर लड़की ने कहा कि ये नाश्ता उसका नहीं है। इसके बावजूद टीचर ने उसे 300 उठक बैठक लगाने की सजा दे दी। सजा देने के बाद वो टीचर वहां से चली गई, लेकिन दूसरे एक टीचर से सजा पूरी होने तक बच्ची की निगरानी करने को कहा। दोस्तों, बच्ची के पैर में अप्रैल 2020 में ही एक चोट लगी थी। इस बात का टीचर को पता था, लेकिन फिर भी उसे ये सजा दी गई। 150 उठक बैठक लगाने के बाद बच्ची की तबीयत खराब हो गई और उसके माता पिता उसे तुरंत अस्पताल ले गए। इसके बाद वही हुआ जिससे बच्ची और उसके माँ बाप के होश उड़ गए। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि बच्ची अब कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकेगी। इसे जीवन भर के लिए बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ेगा। डॉक्टर की बातों से बच्ची को मानसिक स्तर पर भारी आघात पहुंचा है और तभी से वो डिप्रेशन में है। जब स्कूल को बच्ची की हालत का पता चला तो स्कूल प्रशासन ने तुरंत अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच के आदेश भी दिए। खबरों के अनुसार स्कूल ने बच्ची को हर्जाने के तौर पर 13 लाख रुपए मदद देने की घोषणा की, लेकिन उसके माता पिता ने इसे लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, चीन में ये इस तरह का दूसरा मामला है। तमिलनाडु में एक बेसहारा विकलांग इंसान को अभी मिली है डीमोनेटाइजेशन की खबर। जीवन भर की बचत को खो देने का सदमा। दोस्तों, तमिलनाडु के चिन्नाकन्नू कृष्णगिरी नामक नेत्रहीन निराश्रित व्यक्ति को हाल ही में ये सुनकर झटका लगा कि उसकी 65,000 रुपए की बचत अब बेकार हो चुकी है। मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके अब लगभग 5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ये खबर अभी भी कुछ लोगों तक पहुंची ही नहीं है। चिन्नाकन्नू लगभग 65 वर्ष के हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। इन्होंने बस पिछले हफ्ते ही एक मोची से नोटबंदी के बारे में सुना। मोची आर कन्नयन ने उन्हें कलेक्टरेट से मदद मांगने की सलाह दी। वहां पहुंचने पर चिन्नाकन्नू से कहा गया कि वे इस मामले को जिला लीड बैंक मैनेजर से बताएं। चिन्नाकन्नू ने सोमवार को बताया, मैंने बस पिछले हफ्ते ही ये बात सुनी, तब मैंने कलेक्टरेट जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हुलिये के कारण मुझे बस में चढ़ने ही नहीं दिया गया। आखिरकार कन्नयन की मदद से मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। जिला राजस्व अधिकारी एस राजेश्वरी, जिन्होंने एक शिकायत निवारण बैठक की अध्यक्षता की, उन्होंने इंडियन बैंक के प्रमुख जिला प्रबंधक आर महेंद्रन को इस मुद्दे को संभालने को कहा है। महेंद्रन ने कहा कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में लाया जाएगा। चिन्नाकन्नू से पैसा तो नहीं लिया गया, लेकिन अगले महीने से उन्हें पेंशन दी जाएगी। विकलांगजनों के लिए विकसित की जा रही नई नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे अर्ली डिटेक्शन सेंटर्स, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल और डेडिकेटेड स्पोर्ट्स सेंटर। जी हाँ दोस्तों, निःशक्त जनों के लिए सरकार की मसौदा नीति में शामिल किए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर का रोजगार पोर्टल, खेल केंद्र समिति और प्रारंभिक डिटेक्शन सेंटर्स। ये सब अब एक नई राष्ट्रीय नीति का हिस्सा होंगे जिसे DEPWD ने तैयार किया है और इस नीति को जिला स्तर पर लागू किया जाएगा। DEPWD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत मसौदे को जल्दी ही अंतिम रूप दिया जाएगा और टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। मसौदा नीति को 2006 में अधिसूचित किया गया था। विकलांग जनों के लिए नए अधिकार अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद मसौदा नीति तैयार करने के लिए 2019 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नीति को अंतिम रूप देने के लिए विशेष समिति की एक बैठक 25 अक्टूबर को निर्धारित की गई है और इसके बाद मसौदे को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
मसौदा नीति RPWD अधिकार अधिनियम 2016 से ली गई है और इसका उद्देश्य नए कानून से कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। ये मसौदा जब अधिसूचित हो जाएगा तो इसके तहत सरकारी सुविधाएं प्रदान करने में आ रही गैप्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, हालांकि PWDs के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार कार्यालय मौजूद है, लेकिन इस नई नीति के तहत विकलांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी के साथ साथ एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर का रोजगार पोर्टल निर्माण का प्रस्ताव भी किया गया है। विभिन्न विभाग PWD के लिए रोजगार के संबंध में विज्ञापन जारी करते हैं, लेकिन ये पोर्टल विकलांग लोगों के लिए केंद्र सरकार की सभी रिक्तियों की जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान करेगा। इसमें भारत के विभिन्न कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में भी जानकारी होगी। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब रोजगार की बात आती है तो विकलांगों के लिए कई बाधाएं होती हैं। विकलांग अधिकार अधिवक्ता और सेंटर फॉर एक्सेसिबिलिटी इन बिल्ट एनवायरनमेंट फाउंडेशन के निदेशक सुभाष चंद्र वशिष्ठ ने कहा, दिव्यांगों के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर का रोजगार पोर्टल विकसित करना एक अच्छा कदम है, लेकिन निजी क्षेत्र के लिए समान अवसर नीति का प्रावधान होना चाहिए, जैसे कि RPWD अधिनियम 2016 में अनिवार्य किया गया है। अधिकांश निजी प्रतिष्ठानों ने अभी तक अपने EOP को आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास पंजीकृत नहीं कराया है, जैसा कि 2016 के कानून के द्वारा अनिवार्य है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Saksham, with the support of the JCV Prize, converted Prelude to a Riot by Annie Jaidi into accessible format and uploaded to Sugame Pustakalaya. This is one of the shortlisted novels of JCB Prize 2020. It is a tale of political unrest in a small unknown town woven together in a series of soliloquies. The jury says a very quiet novel that demands attention. It burns slowly as it takes us to the climax. The main event is transpiring off stage in this novel. With its many sharp insights into how people turn against those they have known for a very long time, Prelude to a Riot is filled with a sense of foreboding. Annie Jaidi takes the risk of adopting a very unusual narrative style and succeeds. The novel doesn't infantilize the reader. It expects us to do the hard work. Now this wonderful piece of read is available on Sugame Pustakalaya. To download the book, log on to library.daisyindia.org. My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of life. ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर करना मत भूलिए। अगर आपकी न्यूज़ ऑथेंटिक सोर्स के साथ होगी तो हम उसे कम्युनिटी कलर में जरूर पब्लिश करेंगे। एक सरप्राइज करने वाली न्यूज़ आ रही है जो बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं है। चलिए उस पर आज बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रेजोल्यूशन पास कर रही है, एक एजेंडा लेके आई है, रिहैब फॉर ऑल 2030, यानी 2030 तक रिहैबिलिटेशन सबके लिए होना चाहिए। हर सेंटर में
ट्रेंड प्रोफेशनल होने चाहिए, सबको हेल्थ केयर मिलना चाहिए, वो अफोर्डेबल होना चाहिए, ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, फॉर एल्डरली सिटीजन, सबके लिए होना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई ये तो अच्छी बात है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये बिल्कुल सही बात है और ऐसी मांग होती भी रही है और ऐसे कदम उठाने भी चाहिए थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रेजोल्यूशन में CBR को लेके कोई बात नहीं की है। जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन होता है उसको मेंशन नहीं किया है। यानी कि बहुत सारे एक्टिविस्ट ये मान रहे हैं कि जो 1970 में शुरू हुआ था कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको समाप्त कर रही है। WHO इज डूइंग अवे फ्रॉम दैट पॉलिसी। अब कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में क्या होता है? उसमें क्या होता है, 3 स्टेक होल्डर होते हैं। उसमें PWDs को ट्रेन किया जाता है, उनकी फैमिली मेंबर या केयर गिवर्स को ट्रेन किया जाता है, और जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने में काम करती है। तो ये तीनों एक दूसरे के ब्रिज को गैप करते हैं। खास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ इतने हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं। रूरल एरिया और अर्बन एरिया में एक बड़ा मेडिकल गैप है, तो उसको कवर करने के लिए भी एफर्ट्स की जाती हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिकली उनको सस्टेन और एम्पावर करने के लिए भी एफर्ट्स की जाती है। इंडिया में भी ये काम कई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। लेकिन इसको ख़त्म कर देना एक बड़ा झटका है। तो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के कारण कई ऑर्गेनाइजेशंस रूरल एरियाज में पहुंचती थी। वहाँ इतने संसाधन नहीं हैं, लोग इतने इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं है, तो उनकी मदद हो जाती थी। तो जब ये प्रोग्राम ही नहीं रहेगा तो वहाँ दिक्कत आएगी। 2019 में लैंसेट की स्टडी ये कहती है कि लगभग 2.41 मिलियन लोगों को रिहैब की ज़रूरत है। और ये सिर्फ डिसेबल्ड पर ही नहीं बात लागू होती, बल्कि एल्डरली जो सीनियर सिटीजन हैं या फिर जिनको लंबे समय जो लॉन्ग इलनेस रहती है, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सवाल ये है कि 2030 तक आप ये कह रहे हो कि रिहैब फॉर ऑल। पहली बात तो ये है कि ये पॉलिसी जो पेपर पे ज़्यादा रहती है, अगर आ भी जाती है तो अभी तो आप खुद कह रहे हो 30 तक, 30 के बाद पता नहीं कितने साल लगेंगे इम्प्लीमेंट होने में, और पता नहीं पॉलिटिकल बिल होगी या नहीं। कोई भी कानून या कोई भी जो प्रपोजल है, कोई भी रेजोल्यूशन है, वो पॉलिटिकल बिल के बिना इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो 2030 तक क्या? जब आप CBR को ओमिट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। आपको फंडिंग नहीं मिलेगी तो आप काम नहीं करोगे। तो ये पूरे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो रिहैब प्रोफेशनल्स है, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है कि ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। तो इससे तो काफ़ी जो काम हो रहा था, जो फैमिली मेंबर्स को, केयर गिवर्स को, प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जा रहा था, तो इसको बिल्कुल ही इसको छोड़ देना, इसको मेंशन ना करना, तो ये जो हम आज तक पहुंचे हैं उन एरियाज़ में CBR के थ्रू काम किया है, तो वो तो उसको एक बड़ा झटका लगेगा। फिर हम उसी स्टेज में चले जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कई मुझे खबरें मिल रही है कि वो शायद WHO को अप्रोच करे और इसका कोई हल निकले कि भैया आप इसको मेंशन कीजिए दोबारा। तो एक स्टडी ये भी बताती है कि इंडिया में उतने कोविड के दौरान उतने हेल्थ प्रोफेशनल नहीं थे जितने चाहिए होते हैं। यानी कि अगर एवरेज एक नर्स को 300 पेशेंट्स का ध्यान रखना है, यानी तो उसको 600 का रखना पड़ रहा था। तो मतलब कि डबल। इन चीज़ों में जो CBR प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक ब्रिज गैप करते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को वहाँ पे ट्रेन करते हैं। तो ये एक बड़ा झटका है। इसके ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपके साथ बात करूँगा। फिलहाल जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ला रही है PWDs के लिए, द हाईएस्ट अटेनेबल
health for PWD. The highest attainable standards for health of PWDs, उसमें CVR को मेंशन नहीं किया गया, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। अगर ऐसा नहीं होता है तो CVR के लिए फंडिंग मुश्किल हो जाएगी। जो दूर दरार रूरल एरियाज पे काम हो रहा था PWDs के लिए वो रुक जाएगा। तो ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एम्पावरमेंट को एक बड़ा झटका लगेगा। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन और जिनको लंबी बीमारी रहती है, जिनको रिहैब की ज़रूरत रहती है उन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ इतने संसाधन नहीं होते, आप सभी को मालूम है। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। हालांकि लोगों का यही कहना है कि ये जो रिहैब फॉर ऑल है, रिहैब फॉर ऑल 2030, वो एक अच्छा विजन है। बट सवाल ये है कि तब तक क्या। तो इस पर जो भी लेटेस्ट होगा आपको बताऊंगा। तब तक दीजिए इजाजत। मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करना चाहिए। फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए रिक्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। 27 अक्टूबर 2021 है। ये रिक्तियां विभिन्न विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक प्राध्यापक के पद पर होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट www.allbrec.edu.in। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। दिव्यांगजन के लिए अमेज़न से होगी शॉपिंग आसान, अमेज़न की आ रही जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी। चीन के एक अध्यापक ने दी बच्ची को सजा, बच्ची उम्र भर के लिए दिव्यांग। तमिलनाडु के एक बेसहारा दिव्यांग को कुछ समय पहले मिली डीमोनेटाइजेशन की खबर। बिहार विकलांग अधिकार मंच ने उठाई आवाज, विकलांगों की जाए जनगणना। दिव्यांगजन के लिए विकसित की जा रही नई राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनेंगे अर्ली डिटेक्शन सेंटर, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स और डेडिकेटेड स्पोर्ट्स सेंटर्स। आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में केवल 20,000 दिव्यांगजनों को किया गया वैक्सीनेट। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।